मेजर व्हाट मैटर्स की हिंदी ऑडियो बुक समरी के नए चैप्टर पर आ चुके हैं, जिसके लेखक हैं जॉन डूअर। किताब उन सभी को पढ़नी चाहिए जो अपने संगठन को और अपनी टीम को मजबूत बनाना चाहते हैं। फिलहाल अगर आप इस ऑडियो समरी के सारे चैप्टर्स को अच्छे से सुनते हैं तो आपको इस किताब की सारी बातें बहुत सरल और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगी। जॉन डूअर ने इंटेल में काम करने के दौरान OKR के बारे में जाना और फिर इसे उन्होंने गूगल में इस्तेमाल किया। गूगल कंपनी एक छोटे से किराए के ऑफिस से पूरी दुनिया में फैल गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल ने अपनी शुरुआत एक खाली पड़े गैराज से की थी। इसके बारे में हम आगे अच्छे से जानेंगे। आज गूगल हम सबके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हालांकि गूगल ने एक कॉर्पोरेट कंपनी बनने के 1 साल के अंदर ही अपना मिशन स्टेटमेंट जारी कर दिया था। वो स्टेटमेंट था, विश्व की समस्त सूचनाओं को अच्छे तरीके से पूरी दुनिया को उपलब्ध कराना और उसके महत्व को बताना। गूगल की स्थापना 2 यंग लड़कों ने की थी जो स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट कॉलेज में अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ चुके थे। दोनों लड़कों में से एक का नाम था लैरी पेज और दूसरे का नाम सर्गेय ब्रिन था। जॉन डूअर अपने 19 साल के करियर को पूरा करने के बाद एक नई कंपनी में यानी गूगल में एक वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में इन्वेस्टमेंट किया था, जिसे उन्होंने एक सट्टे की तरह लिया था, क्योंकि उस समय गूगल कंपनी का भविष्य क्या होगा ये पता नहीं था। उन्होंने सिर्फ उन 2 लड़कों के जोश को देखते हुए $11.8 मिलियन में उसकी 12% हिस्सेदारी खरीदी थी। जॉन सर्गे के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो सोवियत संघ में जन्मे प्रवासी थे। वे बोलने की कला में माहिर थे, साथ ही क्रिएटिव और एक सिद्धांतवादी लीडर थे। उन्हें कुछ न कुछ करने की बेचैनी रहती थी। वहीं दूसरी ओर लैरी के बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि वो एक कमाल के इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस के जन्मदाता के बेटे थे। इन दोनों के जोश को देखकर वो इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने के साथ साथ गूगल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए। लेकिन किसी भी कंपनी या स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए जोश के अलावा और भी चीजों की जरूरत होती है। हालांकि जॉन में दूरदर्शिता थी। उन्होंने इस कंपनी के भविष्य का अनुमान लगाते हुए तय कर लिया था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो गूगल $1 बिलियन की मार्केट कैप तक पहुंच सकता है। मैं आपको यहाँ मार्केट कैप के बारे में थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। मार्केट कैप यानी बाजार पूंजीकरण, मतलब कारोबार करने वाली किसी भी कंपनी की कुल लागत। लेकिन फिर भी वो इसके बारे में सर्गे और लैरी के विचार जानना चाहते थे। तो लैरी ने जवाब दिया $10 बिलियन। ये सुनकर जॉन थोड़ा चौंक गए। फिर वो इसे थोड़ा क्लियर करने के लिए पूछते हैं, आपके कहने का मतलब है $10 बिलियन की मार्केट कैप? लैरी जवाब देते हैं, मार्केट कैप नहीं, $10 बिलियन रेवेन्यू यानी कमाई। ये सुनकर जॉन और चकित रह जाते हैं, क्योंकि $10 बिलियन की कमाई का मतलब $100 बिलियन का मार्केट कैप। तब इतने बड़े सपने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल के अलावा दूसरों में देखने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनके अलावा इसे पूरा करने की किसी में हैसियत नहीं थी। जॉन उन दोनों के जोश को देखकर पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे कि इनमें कुछ करने का जज्बा है। बस उसमें एक चीज की कमी थी, वो था उनका मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस, जो उनकी उम्र को देखते हुए बहुत कम था। यह अनुभव गूगल को जॉन ने दिया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने 1970 के दशक में इंटेल में किया था। क्योंकि जॉन का मानना था नए विचार सोचना जितना आसान है उस पर कार्य करना उतना ही मुश्किल काम है। इसलिए नए विचारों को सोचना अच्छा है, लेकिन उस पर काम करना उतना ही जरूरी है। जॉन ने जिस मेथड को गूगल में इस्तेमाल किया उसे OKR सिस्टम कहते हैं। अब आइए सरल शब्दों में OKR को भी समझ लेते हैं। हालांकि किताब के परिचय में हमने इसे समझ लिया है, लेकिन इसको आप जितना अच्छे से समझेंगे, आपको इस किताब को समझने में और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में उतनी ही मदद मिलेगी। OKR मतलब एक ऐसा प्रबंधन ढांचा जिससे कंपनियों को व्यापक संगठनात्मक लक्ष्यों और परिणामों को निर्धारित करने में मदद मिलती है। इसे संवाद स्थापित करने, निगरानी करने, एकजुट होकर लक्ष्य को हासिल करने और
कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मदद से आप अपने काम को महत्वपूर्ण, सॉलिड और प्रेरणादायी बना सकते हैं। ये सार्वभौमिक सत्य है कि जब आप किसी मकसद का निर्धारण सही ढंग से करते हैं, उसे सही तरीके से लागू करते हैं, तो उसे पूरा करने के रास्ते में जो भी बाधाएं आती हैं, उन्हें आसानी से पार कर सकते हैं। की रिजल्ट एक मेजरमेंट की तरह काम करता है, जो इस बात पर निगरानी करता है कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। ज्यादा प्रतिभाशाली का रिजल्ट उत्तम, समयबद्ध होने के साथ साथ थोड़े एग्रेसिव और प्रैक्टिकल भी होते हैं। आप इनका मूल्यांकन और जांच पड़ताल भी कर सकते हैं। की रिजल्ट के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपके उद्देश्य के सभी मापदंडों को पूरा कर सकते हैं या फिर नहीं। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं होता और ना ही इसमें किसी शक की गुंजाइश होती है। की रिजल्ट की एक निश्चित समय अवधि पर जांच करनी पड़ती है कि ये हासिल हुए या नहीं, लेकिन इसके लिए ज्यादातर उपयुक्त टाइम पीरियड 3 महीने का होता है, यानी क्वार्टरली। वहीं उद्देश्य 1 साल या इससे ज्यादा समय के लिए भी निर्धारित किए जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य कभी कभी वैसे ही बना रहता है, लेकिन की रिजल्ट काम के हिसाब से अच्छे होते जाते हैं और बदलते रहते हैं। आशा है अब तक आप OKR को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। गूगल में OKR का प्रवेश। इस चैप्टर में आगे बढ़ने और OKR के बारे में और जानकारी हासिल करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। जॉन कहते हैं कि OKR किसी मुश्किल समस्या को आसान बनाने का कोई चमत्कारी उपाय नहीं है, ना ही बड़ा निर्णय लेने, नेतृत्व करने और काम के स्थान को रचनात्मक बनाने का विकल्प है। लेकिन हाँ, अगर इसकी कुछ मूलभूत चीजों को ध्यान में रखा जाए तो OKR सफलता के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए आपका मार्गदर्शन जरूर कर सकता है। जॉन कहते हैं कि जब वो गूगल में बाकायदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए तो उन्होंने कंपनी के लिए एक प्लानिंग मॉडल बनाया, जिसकी जांच पड़ताल इन 3 की रिजल्ट के आधार पर करने का निर्णय लिया गया। उन 3 की रिजल्ट में सबसे पहला था, मैं अपनी प्रेजेंटेशन टाइम पर पूरा करूंगा। दूसरा की रिजल्ट यानी मुख्य परिणाम, हम गूगल के क्वार्टरली या तिमाही OKR का एक नमूना तैयार करेंगे। वहीं तीसरा की रिजल्ट, मैं पूरे 3 महीने के दौरान OKR की टेस्टिंग के लिए मैनेजमेंट से राय लूंगा, क्योंकि योगी बेरा कहते हैं कि यदि आपको ये नहीं मालूम कि आप कहां जा रहे हैं तो हो सकता है कि आप उस जगह पर पहुंचे ही ना। जॉन सलाह देते हैं कि अगर आप कोई लक्ष्य या की रिजल्ट निर्धारित कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य निर्धारण करते समय एकाग्रता की कमी, अनैतिक व्यवहार, रिस्क में बढ़ोतरी और आपसी सहयोग में कमी जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। हालांकि लैरी और सर्गे को अच्छे से मालूम चल गया था कि बिजनेस को कैसे चलाया जाता है। उनका मानना था कि अपने उद्देश्यों को कागज पर लिखना उन्हें हकीकत में बदल सकता है, इसलिए वो अपनी बिजनेस से जुड़ी चीजों को 1 या 2 पेज में तैयार कर लेते थे, फिर उन्हें अपने कर्मचारियों से साझा करते थे। उन दोनों संस्थापकों को ये अच्छे से मालूम था कि इस बेरहम प्रतियोगितात्मक युग में कामयाबी मिलने के बाद भी कंपनी अपने रास्ते से भटक सकती है। इसको बचाने का काम सिर्फ OKR ही कर सकता है। यही कारण है कि एरिक स्मिथ, लैरी और सर्गे OKR के इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके लिए वे दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं। बाद में एरिक स्मिथ गूगल के CEO बन गए। एक बार एरिक ने कहा था कि गूगल का मुख्य उद्देश्य मेजरमेंट के मामले में एक सही ढंग से खोजकर्ता बनना है। जॉन खोजकर्ता का मतलब नई चीजों का कर्ता धर्ता से लगाते हैं। मेजरमेंट का मतलब किसी नई चीज को इस तरीके से खोजा जाए या किया जाए कि उसके जरिए हर इंसान खुद में नई चीजों की रचना कर सके, या उसे ऐसा लगे जैसे उसने खुद कोई चीज क्रिएट की है। OKR की खासियत है कि ये हर परिस्थिति के अनुकूल होता है। जॉन बताते हैं कि बतौर इन्वेस्टर वो OKR को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं।
इस मेथड को बहुत सी कंपनियां खुद में लागू कर रही हैं। जैसे जैसे गूगल और इंटेल के एक्स एम्प्लॉय दूसरी कंपनियों में जा रहे हैं, वे उस कंपनी को फायदा दिलाने के लिए उसमें इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस काम से जुड़ी हैं, ये हर फील्ड में काम आता है। अपने संगठन में OKR का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों में AOL, ड्रॉपबॉक्स, लिंक्डइन, ऑरेकल, स्लैक, स्पॉटिफाई, ट्विटर आदि मुख्य हैं, जिन्होंने गूगल और इंटेल की सफलता को देखते हुए अपनी कंपनियों में इसका इस्तेमाल किया। गूगल ने OKR को अपनी कंपनी में जिस तरह से इस्तेमाल किया, उस तरह से इंटेल ने भी अपनी कंपनी में नहीं किया होगा। करीब 2 दशकों के बाद भी OKR गूगल की डेली लाइफ का हिस्सा बना हुआ है। आज भी जो कर्मचारी, टीम लीडर इस कंपनी में कार्यरत हैं, वो इसका बखूबी पालन करते हैं। OKR ही है जो गूगल को नौकरशाही मैनेजमेंट को हावी होने से बचाता है। OKR के बाद इस कंपनी ने अपने 7 उत्पाद लॉन्च किए और सबके यूजर की संख्या 1 बिलियन या उससे ज्यादा है। इन उत्पादों में सर्च, क्रोम, एंड्रॉइड, मैप्स, यूट्यूब, गूगल प्ले और जीमेल हैं। जॉन इस किताब में आगे लिखते हैं कि जब 20 साल पहले लैरी ने गूगल के रेवेन्यू का अनुमान $10 बिलियन बताया था, तो वो हवा में छोड़ी गई बात लग रही थी। लेकिन आज गूगल की स्थिति को देखते हुए लगता है कि उन्होंने इस आंकड़े को कम आंककर ही बताया था। जॉन अनुमान लगाते हुए लिखते हैं कि उन्हें आशा है कि किताब पब्लिश होने तक गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का मार्केट कैप बढ़कर $700 बिलियन हो जाएगा। 2017 में फॉर्च्यून मैगजीन की रिपोर्ट बताती है कि जॉब करने के लिए एक बेहतरीन कंपनियों की सूची में गूगल लगातार फिर से 6ठी बार पहले नंबर पे आई है। कंपनी की बेहतरीन सफलता के मूलभूत कारणों में इसकी शानदार लीडरशिप, बेहतरीन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क और नई चीजों को करने और खोजने की प्रेरणा है। इसके साथ ही इस सफलता में OKR की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जॉन ये स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि वो लैरी सर के बिना OKR के गूगल प्लेक्स के संचालन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। गूगल प्लेक्स यानी अल्फाबेट और गूगल का कैलिफोर्निया स्थित कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर। तो आइए अपने अगले चैप्टर का रुख करते हैं। अगले चैप्टर में जानेंगे कि OKR के फादर कौन है, मतलब इसके जन्मदाता कौन थे। OKR के जन्मदाता। अपने इस चैप्टर में हम जानेंगे कि OKR के जनक कौन थे। जॉन बताते हैं कि इंटेल में उनकी इंटर्नशिप के दौरान उनकी एक शख्स से मुलाकात हुई जिसका नाम एंडी ग्रोव था। ग्रोव इंटेल को चलाने वाली तिकड़ी में से एक थे। इन तीनों ने 30 साल तक कंपनी की बागडोर को संभाले रखा। ये इंटेल को नई ऊंचाइयों तक ले गए। इस तिकड़ी के पहले शख्स थे गार्डन मूर, जो बहुत ही शाय नेचर के थे, लेकिन बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। इनकी सोचने की क्षमता कमाल की थी। उन्होंने एक लॉ इजाद किया जिसे मूर्स लॉ कहते हैं, यानी मूर का नियम। ये नियम कंप्यूटर प्रोसेसिंग की पावर को हर 2 साल में दोगुनी कर देता है। इस तिकड़ी के दूसरे शख्स थे रॉबर्ट नोयस, जो इंटीग्रेटेड सर्किट के को-इन्वेंटर यानी सह खोजकर्ता थे। इन्होंने कंपनी के कार्यभार को बहुत ही सधे ढंग से संभाला। तीसरे शख्स थे, उनका नाम है आंद्रेज इस्तेवान ग्राफ उर्फ एंडी ग्रोव था। वो नाजियों से किसी तरह अपनी जान बचाकर अमेरिका आए थे। जी हाँ, वो हंगरी से एक रिफ्यूजी थे जिनके पास उस समय खाने के पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि उनको अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती थी, जिसकी वजह से उस वक्त अमेरिका में सरवाइव कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल थी कि वो कुछ भी हासिल करने की क्षमता रखते थे। उनमें ये गुण शुरुआत से ही दिखाई देता था। उनके इसी व्यक्तित्व ने उन्हें सिलिकॉन वैली के सबसे शानदार ऑर्गेनाइजेशन के उच्च शिखर पर स्थापित किया। इंटेल में बतौर CEO उन्होंने अपने जीवन के 11 वर्ष दिए। इस दौरान इंटेल के शेयर होल्डर्स को 40% से ज्यादा का सालाना लाभ हुआ। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे गौर से सुने।
तो इस तिकड़ी के तीसरे शख्स यानी एंडी ग्रोव ही OKR के जन्मदाता थे। इस प्रणाली को उन्होंने 1971 में इंटेल में लागू किया था। उस समय इंटेल कंपनी को शुरू हुए मुश्किल से 3 साल हुए थे। अब आइए थोड़ा उनके एटीट्यूड के बारे में जान लेते हैं। ग्रोव सभी के साथ कड़ा रुख अपनाते थे और सबसे ज्यादा वो खुद के प्रति सख्त थे, क्योंकि वो मुश्किल हालात में रास्ता खोजकर आगे बढ़े थे, अपने बल पर ऊंचाइयों पर पहुंचे थे। लेकिन कभी कभी उनका ये आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाता था। लेकिन वो बेकार की मीटिंग और एक दूसरे पर दोषारोपण को कभी पसंद नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि मैनेजमेंट से जुड़ी किसी भी समस्या को हल करने का सबसे शानदार तरीका है क्रिएटिव टकराव। मतलब एक दूसरे पर आरोप मढ़ने और अपनी गलतियों को दूसरे पर थोपने से अच्छा है कि सामने आकर बेझिझक होकर समस्याओं का सामना करो, उन्हें हल करने का रास्ता खोजो। अपने इस नेचर के बावजूद वो बहुत सरल थे, मिलनसार स्वभाव के थे। वो किसी भी अच्छे विचारों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनका विश्वास था कि किसी भी बड़े निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले खुली चर्चा का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे अच्छी चीजें बाहर निकल कर आती हैं। एंडी के समय इंटेल में ये मायने नहीं रखता था कि आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, बल्कि सबसे जरूरी ये था कि आपके पास जो ज्ञान है या आपकी जो सीखने की क्षमता है, उससे आप कंपनी को क्या लाभ पहुंचा सकते हैं। इसलिए इंटेल का स्लोगन था इंटेल डिलीवर्स, यानी इंटेल परिणाम देने में यकीन रखती है। जॉन को इन सब बातों का पता अपने इंटेल की इंटर्नशिप के दौरान हुआ था, जहां एंडी ने जॉन को OKR के बारे में समझाते हुए कहा था कि ये 2 चीजों से मिलकर बना है, ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य, और की रिजल्ट यानी कि मुख्य परिणाम। देखा जाए तो ये 2 हैं, लेकिन उनका एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। जैसे उद्देश्य आपको एक दिशा की तरफ बढ़ते जाने को प्रेरित करता है। जैसे अगर हमें किसी मकसद को हासिल करना है तो हमें उसकी दिशा में बढ़ना होता है, और वहीं की रिजल्ट यानी मुख्य परिणाम वो चीज है जिसे हम माप सकते हैं। जी हाँ, उसे मेजर किया जा सकता है। जैसे हम अपने पिछले चैप्टर में जान चुके हैं, उद्देश्य लंबे समय के लिए निर्धारित किए जाते हैं। कभी कभी ये एक ही स्थिति में बने रहते हैं, लेकिन की रिजल्ट अक्सर 3 महीने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। अगर उनसे परिणाम मिलता है तो आगे चलते हैं, नहीं तो दूसरे की रिजल्ट पर काम किया जाता है। अगर वे आपके उद्देश्य को हासिल करने में सहायक नहीं हैं, तो उन्हें हटाकर दूसरे की रिजल्ट निर्धारित करें। जैसे अगर हमने 5 डिजाइन बनाए जो हमारे लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कारगर होते हैं, वे काम करेंगे या नहीं हमें 3 महीने में पता चल जाता है, क्योंकि हम एक समय के अंतराल में की रिजल्ट का मूल्यांकन करते रहते हैं। जॉन आगे लिखते हैं कि जब उन्होंने 1975 में इंटेल ज्वाइन किया था, तब उन्होंने वहां देखा कि ग्रुप का OKR सिस्टम पूरे जोर शोर से काम कर रहा है। इसके तहत सारे कर्मचारी अपने लक्ष्य को पेपर पर लिखकर सार्वजनिक करते थे। यहाँ तक कि CEO को भी ये काम करना पड़ता था। इंटेल की यही सीख है। OKR प्रणाली को जॉन गूगल लेकर गए और आज गूगल एक ब्रांड है। गूगल आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। एक छोटे कमरे से शुरुआत की गई कंपनी आज पूरे विश्व के कोने कोने में फैली हुई है। तो आइए एंडी ग्रोव के इसी वक्तव्य के साथ अपने आगे के चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि आपको ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो मेहनत तो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हासिल बहुत कम कर पाते हैं। वो हासिल बहुत कम कर पाते हैं क्योंकि वो अपने उद्देश्य तक यानी मूल्यांकन नहीं कर पाते कि वो वहां तक पहुंचने के लिए उनके लक्ष्य का निर्धारण कैसे करना है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। बोनो फाउंडेशन की सफलता का रहस्य। हमने अपने पिछले चैप्टर में जाना कि अगर आप अपने काम करने के कल्चर में बदलाव लाते हैं और फिर OKR को उसमें लागू करते हैं, तो OKR आपके उस वर्किंग कल्चर को मजबूत और स्थायी बनाता है।
इस चैप्टर में हम जानेंगे बोनो कैंपेन की कहानी। बोनो दुनिया के नामचीन रॉकस्टार हैं, जिन्होंने अपने प्रोफेशन के अलावा समाज सेवा और दुनिया बदलने का बीड़ा भी उठाया है। एक बार तो उन्होंने अपने हठी लक्ष्य जुबली 2000 के तहत दुनिया के सबसे गरीब देशों को $100 मिलियन के ऋण से मुक्त कराया था। फिर उसके करीब 2 साल बाद ही उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से मिले स्टार्टअप ग्रांट से DATA नामक ऑर्गेनाइजेशन की सह स्थापना की। DATA का फुल फॉर्म है डेट एड्स ट्रेड अफ्रीका है, यानी कर्ज एड्स व्यापार अफ्रीका। इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य सरकारी संस्थाओं और देश के दूसरे गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर अफ्रीका में गरीबी, बीमारी, विकास जैसे मसलों पर काम करना था। फिर बोनो ने 2004 में एक NGO वन कैंपेन की शुरुआत की। ये संगठनात्मक और सांस्कृतिक दोनों तरह के परिवर्तन लाने के लिए मुस्तैद है। यही कारण है कि ये संगठन अफ्रीकन लीडर्स के साथ मिलकर बड़े लेवल पर काम कर रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन को OKR अपनाए हुए 10 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। ये संगठन में पारदर्शिता लाने का काम कर रहा है। इसके पूर्व CEO डेविड लेन बताते हैं कि उन्हें एक अनुशासित कामकाज प्रणाली की आवश्यकता थी, जिससे वो बहुत चीजों के चक्कर में पड़ने के बजाय अपना ध्यान सिर्फ उसी काम पर केंद्रित करें जो वे हकीकत में कर सकते हैं। पूरी दुनिया के सबसे कमजोर लोगों की जिंदगी को अच्छा बनाने के मकसद से वन कैंपेन ने हेल्थ केयर सेक्टर में एक अभूतपूर्व काम किया। उसने इसके लिए $50 बिलियन का फंड इकट्ठा करने की मदद की। साथ ही संगठन की अफ्रीका में भ्रष्टाचार और गरीबी से लड़ने में तरफदारी की। अब ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके में काफी बदलाव आ चुका है। अफ्रीका के साथ साथ ये कई विकासशील देशों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसमें OKR की अहम भूमिका है। बोनो का मकसद म्यूजिक बैंड बनाने के साथ साथ दुनिया में बदलाव लाने का भी था। वे अक्सर खुद से सवाल पूछा करते थे कि क्या म्यूजिक भी किसी के लिए कल्याणकारी हो सकता है, राजनीतिक परिवर्तन ला सकता है। 1979 में जब वो सिर्फ 18 साल के थे, उन्होंने रंग भेद विरोधी प्रोग्राम किया। इसके बाद आयरलैंड में गर्भ निरोधक के सपोर्ट में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इस तरह शुरुआत से ही वो म्यूजिक में अपना नाम बनाने के साथ साथ लोगों और राजनीति में भी परिवर्तन ला रहे थे। बोनो कहते हैं कि OKR ने उन्हें वन कैंपेन में कई जरूरी परिवर्तन लाने के लिए उनका ध्यान केंद्रित किया, जैसे अफ्रीका में कर्मचारियों की नियुक्ति करना, संगठन के बोर्ड को ज्यादा विस्तार देना, अपने पुराने जुबली पार्टनर्स के साथ मिलकर फिर से काम शुरू करना, सुझाव और फीडबैक लेने के लिए नए नेटवर्क से जुड़ना। वो स्वीकार करते हैं कि OKR ने उन्हें दूसरों को सुनने का धैर्य और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक नजरिया दिया। बोनो आगे कहते हैं कि वन कैंपेन ऑर्गेनाइजेशन उनके जुनून पर नहीं खड़ा है और न ही उनकी नैतिक जिद के सहारे टिका हुआ है। असलियत ये है कि ये कुछ निर्धारित सिद्धांतों की बुनियाद पर खड़ा है। OKR आपको एक ऐसा मंच देता है जहां पर आप किसी चरित्र को नहीं बल्कि खुद को प्रस्तुत करते हैं। साथ ही एक ऐसा माहौल देता है जहां आप खुद की क्षमता को प्रदर्शित कर सकते हैं। अच्छे लोगों के साथ काम करते हुए चमत्कारी परिणाम हासिल कर सकते हैं। वो बताते हैं कि जब उन्होंने अपना रॉक बैंड U2 शुरू किया था तो बैंड में 4 सदस्य थे, लूसी मैथ्यू, बॉबी श्राइवर, जेमी ड्रमंड और वो। उस समय उन चारों को ये नहीं मालूम था कि बैंड का गायक कौन होगा, बेस गिटार, ड्रम कौन बजाएगा। उन्होंने तय किया कि पहले बैंड बनाते हैं फिर आगे सोचेंगे, क्योंकि वो मजबूत सोच के लोग थे, कुछ ना कुछ बेहतर तो करेंगे ही। और इसी सोच के साथ आगे बढ़े थे। इसी इरादे से वो संगीत के साथ साथ दुनिया में बदलाव लाने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। बाकी उनके साथ OKR तो है ही। आपने अभी तक इस किताब की बुक समरी को ध्यान से सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा कि OKR और CFR नामुमकिन दिखने वाले लक्ष्य को भी हासिल करने में हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन की मदद करते हैं, चाहे वे बड़े हो या छोटे। इसी तरह आप खुद भी अगर सही लक्ष्य निर्धारित कर OKR की मदद से आगे बढ़ते हैं तो आप सफलता हासिल करेंगे, साथ ही सफलता को स्थायित्व भी प्रदान करेंगे। इसी के साथ हम अपने लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। इसे सुनना बहुत जरूरी है
क्योंकि उसमें हम इस किताब की बहुत ही जरूरी बात पर चर्चा करेंगे। कलर कोड से खुद के उद्देश्य का निर्धारण करेंगे। तो मेरे साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें मेजर व्हाट मैटर्स की ऑडियो बुक समरी। कलर कोड से खुद का मूल्यांकन करें। इस किताब में आपने OKR से जुड़े कई संगठनों और कंपनियों की कहानियां सुनी। हालांकि अभी भी हजारों कहानियां दुनिया के सामने आना बाकी है। जॉन कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा OKR है कि नामुमकिन लगने वाले लक्ष्यों को एकजुट होकर हासिल करने के लिए लोगों को सशक्त बनाना। सफलता को बनाए रखने के लिए कंपनियों या संगठनों में अच्छे से काम का माहौल तैयार करना। तो इसी के साथ हम अपने अगले यानी मेजर व्हाट मैटर्स के आखिरी चैप्टर में पहुंच चुके हैं। अब हम जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं उसे आप सभी को गौर से सुनना चाहिए। हम खुद कैसे गोल सेट करें इसके बारे में जानेंगे। ये टेक्निक आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। तो सबसे पहले तो आप एक साहसी जिद्दी लक्ष्य निर्धारित करें। फिर उसके बाद अच्छे की रिजल्ट की खोज कर उन्हें लागू करें। उन पर क्वार्टरली काम करें। जब आप मुख्य परिणामों को लागू कर लेते हैं और इस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो इसे चेक द की रिजल्ट थ्रू द कलर कोड की मदद से अपने की रिजल्ट की जांच करें, उनकी तुलना व समीक्षा करें, क्योंकि यही है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। जो आपके लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायक नहीं उन्हें बाहर करें। मतलब आप उन्हें हटा नए निर्धारित कर सकते हैं। उस पर फिर से काम करें। आप लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल तो देखा ही होगा। उनकी 3 कलर लाइटों पर भी आपका ध्यान गया ही होगा, जिसमें से ग्रीन का मतलब है कि रास्ता साफ है, येलो का मतलब है कि इधर उधर देखें, फिर जब तसल्ली हो जाए कि रास्ता साफ है तो आगे बढ़ें। अगर रेड कलर की लाइट जल रही है तो समझ जाएं कि आगे जाना खतरनाक है, रुक जाएं। इसी तरह आप ट्रैफिक सिग्नल की कलर कोडिंग से अपने की रिजल्ट की तुलना कर सकते हैं। अगर आपके निर्धारित किए गए मुख्य परिणाम 70 से 100% तक हासिल हो रहे हैं तो आप इसमें बदलाव ना करें, वो ग्रीन लाइट का सूचक है, आगे बढ़ते रहें। वहीं अगर तुलनात्मक अध्ययन में ये पाते हैं कि वे 40 से 60% तक ही हासिल हो पा रहे हैं तो आप थोड़ा सचेत हो जाएं, वो येलो लाइट का सूचक है। आगे बढ़ें लेकिन दिमाग में रख कर चलें, आपको बैकअप प्लान की जरूरत पड़ सकती है। वहीं अगर आप पाते हैं कि आप 10 से 30% तक ही की रिजल्ट हासिल कर रहे हैं तो आपको फिर से अपने मुख्य परिणाम निर्धारित करने की जरूरत है। आप उन की रिजल्ट के साथ आगे ना बढ़ें, आपको फिर से शुरुआत करने की जरूरत है। हाँ, एक बात पर यहाँ ध्यान जरूर दें कि अगर आप बार बार तुलना करते वक्त ग्रीन सिग्नल पा रहे हैं तब भी आप सचेत हो जाएं, क्योंकि आप एक ही तरह के काम करने के आदी हो चुके हैं। इससे आप अपने लक्ष्य को हासिल तो कर लेंगे, आप अपने काम में गुड प्राप्त कर लेंगे, लेकिन बेस्ट तक नहीं पहुंच सकते। अगर आपको बेस्ट बनना है तो आपको अपनी डेली लाइफ में चुनौतियों को शामिल करना पड़ेगा। अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते वक्त आपको महसूस होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो चैलेंजिंग है। जॉन कहते हैं कि उनके लिए सबसे मजेदार बात है कि वो जिस तरह से OKR को संगठनों में स्थापित करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, उनके लिए ये एक शुरुआत है। ये भले ही एक टूल, प्रोटोकॉल या फिर एक प्रोसेस की तरह काम करता है, लेकिन ये लोगों के लिए एक ऐसा लॉन्च पैड साबित हो सकता है जिसकी सहायता से वो बिजनेस की दुनिया में एक ऊंची छलांग लगा सकते हैं। वो कहते हैं कि केवल बिजनेस में ही नहीं, इसका उपयोग करके GDP बढ़ाई जा सकती है, हेल्थ सेक्टर में अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं, स्कूलों में अच्छी शिक्षा व्यवस्था स्थापित की जा सकती है, सरकारें अच्छा काम कर सकती हैं और सामाजिक विकास में इसका अहम रोल हो सकता है। कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू स्थित खान लैब स्कूल में बेसिक शिक्षा के तौर पर वहां के सभी बच्चों को OKR से परिचित कराया जा रहा है। अब जरा सोचिए कि उन बच्चों का भविष्य कितना उज्जवल होगा जो सिर्फ 5 या 6 साल की उम्र में ABCD सीखने के साथ साथ आपस में बात करना सीख रहे हैं, खुद के ऑब्जेक्टिव्स और की रिजल्ट भी निर्धारित कर रहे हैं। आशा है कि आप इस किताब की बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिर क्या है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और उसे हासिल करें। इसी के साथ हम अपनी इस बुक समरी का समापन करते हैं।